वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आज टेस्ट नंबर 17 है। तो कुल 16 टेस्ट अब तक सॉल्व हो चुके हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस टेस्ट सीरीज़ में कुल 150 प्रश्न हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पर उसी ट्रेंड पर आधारित प्रश्नों का संग्रह किया गया है। आप इनको मेरे साथ डेली रात को 9 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को उनके वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है और कन्नौज का युद्ध है। तो इन युद्ध की डेट मैं कई बार आप लोग को याद करा चुकी हूँ, आप लोग अब इसका आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले होता है खानवा का युद्ध, कब? 1527 में। फिर होता है घाघरा का युद्ध, ये कब हुआ? 1529 में। इसके बाद अगला हो जाएगा चौसा का युद्ध 1539 में। लास्ट होगा बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था। सबको याद होगा कि किसके किसके बीच हुए। नहीं याद है तो मैंने जो दोपहर में सीरीज़ कराई हुई है, सारे युद्ध एक साथ करा दिए हैं, आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं और ये कई बार टेस्ट में भी बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले खानवा का युद्ध, फिर घाघरा, चौसा और उसके बाद कन्नौज का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, भारत को पहली बार अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। सेकेंड है, भारद्वाज का वर्णन सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। थर्ड, चीनियों ने मगध को यिंतु कहकर संबोधित किया था। इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। तो चीनियों ने मगध को नहीं, भारत को यिंतु कहकर संबोधित किया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला कथन पहले देखिए, भारत में मानव का पहला प्रमाण वर्ष 1982 में एमपी राज्य के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। सेकेंड है, यूपी राज्य के श्रावस्ती जिले में सराय नाहर राय से एक समाधि मिली है जहां पर 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। थर्ड है, कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। इसमें गलती क्या है? क्योंकि ये जो सराय नाहर राय है ये श्रावस्ती जिले में नहीं स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, रफ़ीउद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सेकेंड है, मोहम्मद शाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। थर्ड है, 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। फोर्थ है, मुर्शीद कुली खान ने मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ना कि मैसूर में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोती के लिए प्रसिद्ध बताया है। सेकेंड है, संगम युग की अर्थव्यवस्था में चावल सबसे आम फसल थी। थर्ड है, कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया था। फोर्थ है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपनाया था। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, केवल चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, यहाँ पे द्वितीय नहीं होगा, बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपनी भाषा के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। सेकंड है, शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। थर्ड है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है। फोर्थ है, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे विकल्प सही हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल, जो 2 मिलियन ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल का समय 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर आता है ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज, ठीक है। इसका जो समय 4,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और इसके बाद क्या आता है, लौह युग आता है, वो 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1 2 3 4। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें सही विकल्प ढूंढना है। पहला, चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में आधुनिक बिहार, यूपी और बंगाल इसके हिस्से थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सेकंड है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 305 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। फिर थर्ड आता है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई, तो 57 ईसा पूर्व हुई, 57 BC, ओके। फोर्थ है, कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधियां धारण की थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सारे विकल्प या सारे कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला कथन है, बिंबिसार ने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया था। सेकंड है, सदाशिव राय सालू वंश का अंतिम शासक था। थर्ड है, राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। और फोर्थ है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इनको संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कराया? उदयन ने कराया था, ना कि बिंबिसार ने कराया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। फिर सालू वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इमाड़ी नरसिंह राव। सदाशिव राय ये था तुलु वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सुलु वंश का कौन सा हो जाएगा? सालू वंश का नरसिंह राय, ठीक है। सदाशिव राय किसका हो जाएगा? तुलु वंश का। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। सेकंड है, भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थर्ड है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 11th क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के रूप में किया था। सेकंड है, अल बरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। थर्ड है, 3 ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इनको हर्षवर्धन ने लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही कथन चुनना। पहला, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। सेकंड है, मिहिर कुल की पराजय के बाद हूणों की शक्ति का ह्रास होने लगा था। थर्ड है, विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 13th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, सामूगढ़ का जो युद्ध है वो हुआ 29 में 1658 को औरंगजेब और मुराद तथा दारा सिखों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें दारा सिखों हार गया था। सेकंड है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के कारण ही फांसी दे दी गई थी। और थर्ड है, शाहजहां ने सबसे पहले मराठों को मनसबदारी में शामिल किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इसलिए इनकरेक्ट है कि जहांगीर ने पहली बार मराठों को मनसबदारी में शामिल किया था, जहांगीर ने नहीं किया था। चलिए 14th क्वेश्चन में मिलान करना है लेखक और उनके कॉम्पोजिशन जिन्होंने किया है, राइटर और उनकी जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो इसमें बिल्हड़ है, वाकपति है, बल्लाल देव है, कालिदास है और जयसिंह है। इनको मैच करेंगे, बताएंगे कौन सी करेक्ट है। तो बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित इनकी रचना है, करेक्ट हो जाएगा। वाकपति की गौरवहो है, ये भी सही है। बल्लाल देव की भोज प्रबंध सही हो जाएगा। कालिदास की यहाँ पर कुमार पाल चरित दी गई है, ये है जयसिंह की। कालिदास की है मालविकाग्नि मित्रम, तो ये दोनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है। सेकंड है, चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। थर्ड है, हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। 16th क्वेश्चन में मैच करना है राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य हैं। टपेटा गुल्लू है, टिप्पणी जुरियन है, होजागिरी है और डोल चलम को मैच करना है। सबसे पहले गुजरात का देखते हैं, टिप्पणी जुरियन। त्रिपुरा का हो जाएगा होजागिरी। आंध्र प्रदेश का क्या है? टपेटा गुल्लू। और मणिपुर का हो जाएगा डोल चलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 17th क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, एसपी तलवार समिति कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन किया।
सेकंड है जो दामोदरन समिति बनी वो बैंकों में ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए। थर्ड एन रंगाचारी समिति आईटी क्षेत्र में कराधान नीतियों की जांच के लिए। फोर्थ है भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 18th क्वेश्चन देखिए, पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकंड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। थर्ड है तीसरी पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा सही है। तीसरे में क्या कमी? जो डीआर गॉडगिल मॉडल है ये चौथी पंचवर्षीय योजना का था। 19th क्वेश्चन में सही विकल्प देखना। पहला है भारत में जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम, इसका अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। सेकंड है गरीबी हटाओ, इसका जो स्लोगन है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गाया गया था या दिया गया था। थर्ड है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। जो गरीबी हटाओ का नारा है 1971 में दिया गया था। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में सही विकल्प चुनना है। अमेठी का मूंज उत्पाद, तो यहाँ पर अमेठी का जब मूंज उत्पाद है तो चमड़ा उत्पाद गलत हो जाता है। आगरा का क्या है? चमड़ा उत्पाद है, पहला और दूसरा तो गलत हो गए। तीसरा देखते हैं, लखीमपुर खीरी का है जनजातीय शिल्प, सही हो गया। कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला, सही है। गाजीपुर का है जूट वॉल हैंगिंग, सही है। महोबा का गौर पत्थर शिल्प, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है। 21st क्वेश्चन में लोकगीत को क्षेत्र से मिलाना है। हरदुलपात है, नकटा है, सूरी फाग है और बिरहा है। इनको मैच करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हरदुलपात और पनवारा भी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। नकटा अवध क्षेत्र, जो अवध में रहने वाले हैं क्षेत्र में उन्हें पता होगा ये। थर्ड है इसुरी फाग, वो बुंदेलखंड क्षेत्र का, ये भी। फिर हो जाएगा बिरहा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है अहिर समुदाय द्वारा, तो ये हो जाएगा बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का। एक फाग भी है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, होली के उत्सव पर गाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 22nd क्वेश्चन देखिए, लठमार नृत्य और बरेली निम्नलिखित में से किसके प्रमुख लोक नृत्य हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और सोनभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेलखंड का लठमार नृत्य, और इसके साथ बरेली भी दिया गया था। बहुत लोग ब्रज क्षेत्र के साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे। ब्रज क्षेत्र का क्या है? रास, मयूर और झूला नृत्य। अवध क्षेत्र का भी याद कर लीजिए, जोगिनी, ढेरिया, ये सारे कहाँ के? अवध के हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र, यहाँ का है कर्मा नृत्य और ढरकहरी। राइट आंसर क्या है? सी। देखते हैं 23rd क्वेश्चन, सही विकल्प चुनना है। पहला ढाई घाट मेला शाहजहांपुर का है। सोरो मेला कासगंज में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ का है। बटेश्वर मेला आगरा में, और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारे करेक्टली मैच्ड हैं। 24th क्वेश्चन में बताना है कौन सा सही है। सारे दिवस दिए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड सॉयल डे 5 दिसंबर को दिया गया है, सही है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 में। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। और विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावास दिवस दिया गया है वर्ल्ड हैबिटेट डे, अक्टूबर का पहला सोमवार। सारे करेक्टली मैच्ड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25th है। यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो पहली है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, जारी करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती, पहला कथन है। सेकंड है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। ठीक है। थर्ड हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है। फिर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, इसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की जाती है, जबकि ये जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 26 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में आया। सेकंड है धन शोधन निवारण अधिनियम 2006 में।
सी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में, और डी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में। कोई एक गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आया 2002 में। बाकी सारे सही हैं। 27 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना एक तरफ आर्टिकल है, उनसे संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी दिए गए हैं, करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, सही है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, और आपको याद रखना है संविधान में केवल 2 बार ही महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, और आपको कमेंट करके बताना है दूसरी बार किस आर्टिकल में किया गया है। और फिर आर्टिकल 148 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 87 है राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्टली मैच्ड है। 28 क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। चौरी चौरा कांड है, काकोरी ट्रेन डकैती है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि हो गया है, रॉलेट एक्ट और गांधी इरविन पैक्ट है, इनको लगाना है। तो देखिए चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ 1925 में, रॉलेट एक्ट सबको याद है 1919 में आया, जिसके बाद आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। बस अरेंज कर देंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3124। 29 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है वर्ष 1957 में केरल में पहली साम्यवादी राज्य सरकार का गठन हुआ। सेकंड है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। थर्ड है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 में शुरू हुई। और फोर्थ जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। सेकंड है 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। थर्ड 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 31 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। सेकंड, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1870 में कलकत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। 32nd क्वेश्चन है, कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, उनके अनुसार हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम द कंप्लीट वर्जन, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास की है, ठीक है। 33rd क्वेश्चन देखिए, एक तरफ समाचार पत्र है, उनके संपादक हैं ट्रिब्यून, संध्या, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार हैं, इनको चलिए मैच करते हैं। तो ट्रिब्यून पत्र हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया का, 1881 में लाहौर से पब्लिश होता था। संध्या समाचार पत्र है बंगाल का, 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा। फिर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है समाचार पत्र, लंदन से पब्लिश होता था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तलवार ये है बर्लिन में पब्लिश होता था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2314। 34th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। सेकंड है, अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों करेक्ट है। 35th क्वेश्चन में बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो रिपन के टाइम पर साइमन कमीशन आया 1927 में, इरविन के समय शारदा कानून पास हुआ 1930, लिथगो के टाइम पर अगस्त घोषणा हुई 1940, वेवेल के समय पर कैबिनेट मिशन योजना आई 1946। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत है। साइमन कमीशन इरविन के समय पर भारत आया था 1927 में, और यहाँ पर और जो इरविन के समय पर ही क्या हुआ था, शारदा कानून एक्ट पास हुआ 1930 में। तो यहाँ पर रिपन नहीं होगा, ठीक है। साइमन कमीशन आया इरविन के समय पर। 36 देखिए, पहला ब्लैक होल की जो घटना है 20 जून 1756 को हुई थी, और इस समय जो शासक था सिराजुद्दौला था। सेकंड है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव क्लाइव ने रखी थी 1765 में, और बाद में से वारेन हेस्टिंग ने हटाया 1772 में। थर्ड है, 1773 में हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 37th क्वेश्चन देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम,
उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक एक करके याद कीजिए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब आया? ये आया था 1900 में। ठीक है, 1900 में हो गया। फिर है उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट आया था 1879 में। दक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट जो आया था वो 1873 में आया था। और मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट कब आया था? तो 1916 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2314। 38 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने दी। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ये रजनी पालमे दत्त ने दी। तड़िक चालक सिद्धांत, जिसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दी। इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। तो ये जो सुरक्षा वॉल्व थ्योरी है ये किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। फिर तड़ित चालक सिद्धांत दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में। 39 क्वेश्चन देखिए, पहला एमजी रानाडे भारत के औद्योगिकरण के ऐसे प्रथम उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया था। सेकेंड है सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। थर्ड है राजा राम मोहन राय ने 1817 में डच वॉचमेकर डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या होगा? डी, सारे करेक्ट हैं। 40वां प्रश्न है, सही विकल्प चुने। पहला, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र राज्य में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। सेकंड है, फुले को महात्मा की पदवी दी गई थी। थर्ड है, फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी और 1871 में महाराष्ट्र राज्य में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल चौथा गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। 41 क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है, यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। सेकेंड, इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। थर्ड, इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण, पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट स्टेटमेंट। 42nd क्वेश्चन, पहला 1849 में कलकत्ता शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून ने बेथ्यून स्कूल की स्थापना की थी। सेकेंड है, स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। थर्ड है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने 1918 में की थी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 43rd क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। सेकंड, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है कई पहाड़ियों के समूह को मिकिर पहाड़ियां कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों करेक्ट है। 44th क्वेश्चन में पहला है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप केमोरिन, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। सेकंड है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का वो इंदिरा कॉल है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु भी याद रख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। 45th का देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं एक जगह। और सेकेंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। फोर्थ है, राजस्थान की जमीनी सीमा दिल्ली से नहीं लगती, लेकिन इसके 2 जिले अलवर और भरतपुर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे करेक्ट। 46 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत आते हैं। ठीक है। सेकंड, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती है, न्यायिक कुर्नूल है और प्रशासनिक विशाखापट्टनम है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 47 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें किस्में औस या औस, अमन और बोरो उगाई जाती है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। 48 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। सेकेंड है, मयूराक्षी परियोजना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। थर्ड है, फरक्का परियोजना 1975 में ये बनी थी, पश्चिम बंगाल में है। कौन से करेक्ट हैं? ऑप्शन सी, तीनों सही हैं। 49 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से अनुवर्ती नदियों
ठीक है, कॉन्सिक्वेंट रिवर जो होती हैं उनमें से कौन सी हैं? चंबल नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सारी अनुवर्ती नदी या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स का एग्जाम्पल है। सब सीक्वेंट रिवर्स या फिर परवर्ती नदी का उदाहरण कौन सी हो जाएंगी? इसमें चंबल होगी, बेतवा, सोन ये सारी आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। पहला, संकोच नदी असम तथा वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। सेकंड है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। थर्ड है, शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 51st क्वेश्चन में वनस्पति के प्रकार हैं और इनको मैच करना है प्रमुख वृक्षों से। जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शुष्क कटीली वनस्पति, शुष्क पर्णपाती वनस्पति और मरुस्थली वनस्पति है। इनको मैच करेंगे इनके अनुसार जो मेजर ट्रीज हैं। सबसे पहला देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑबनूस और महोगनी। तो ऑबनूस और महोगनी हो गया। सेकंड देखते हैं ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन, इसमें आएगा पलास। फिर है ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन, इसमें नीम आता है। अगला आ जाएगा डिजर्ट वेजिटेशन, इसमें बबूल आ जाएगा। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 52nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान देहरादून में है। सेकंड है, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। थर्ड है, भारतीय पारिस्थितिकी पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में। और फोर्थ है, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कोच्चि में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, ना कि यहाँ पर देहरादून गलत दिया गया है। 53rd क्वेश्चन में राज्य और उनकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उनके अनुसार मैच करेंगे। मेघालय का पामलू है, मणिपुर का बोगमा, झारखंड का कुरुआ और उड़ीसा का पामाडावी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। मेघालय का बोगमा है और मणिपुर का पामलू, बाकी सारे सही हैं। 54th क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें किसाऊ बांध परियोजना इसे लाभ मिल रहा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 55th क्वेश्चन में है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी के बीच है। 56 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना। पहला, साइप्रस और इजराइल के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा 25 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। सेकंड, ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने नेवाडो डेल रुइस ज्वालामुखी की ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण ऑस्ट्रेलिया में 30 मार्च 2023 को चेतावनी जारी की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या गलत है? तो यहाँ पर कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने, ठीक है, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई दिया गया था वो गलत है, बाकी सब सही है। 57 क्वेश्चन में गलत विकल्प को चुनना है। पहले सारे विकल्प देखिए। पहला है चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के पास सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सेकंड है चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 12 से 13 सितंबर 2023 तक मुंबई में आयोजित की गई थी। इनमें से जो गलत विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। सेकंड में गलती क्या है? तो यहाँ पर जो मुंबई में बैठक हुई थी उसका आयोजन गलत दिया गया है। यहाँ पर वो 12 से 13 अप्रैल होगा, ना कि सितंबर होगा। 58 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का मैदान 2 से अधिक देशों के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ऑप्शन ए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, बी है होंगहो का मैदान, सी है इरावदी का मैदान और डी है मेकॉन्ग का मैदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। बाकी होंगहो का चीन में है, इरावदी का कहाँ पर हो जाएगा? म्यांमार में, मेकॉन्ग का भारत और चीन में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है बाल्टिक सागर डेनिश स्ट्रेट के माध्यम से अटलांटिक ओशन से जुड़ता है। सेकंड है विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन बांध और हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। थर्ड है 6 डिग्री चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुने। पहला है कार्डमम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु में है, पलानी तमिलनाडु में है, अनामलाई पर्वत श्रृंखला केरल और कर्नाटक में और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली है। इसका राइट आंसर होगा कार्डमम सही है, पलानी सही है, नीलगिरी सही है, अनामलाई गलत दिया गया है क्योंकि अनामलाई केरल और तमिलनाडु में फैला, ना कि कर्नाटक में। 61st क्वेश्चन में पहला कथन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। सेकंड है मोन जिले का लोंगवा गांव म्यांमार का एक हिस्सा जो उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में स्थित है।
थर्ड है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन, जोजिला पास, बनिहाल पास, फोटुला पास, खारदुंगला पास, ये सभी किस हिमालय में स्थित हैं? ऑप्शन ए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, बी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, सी कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित ये जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुंगला, ये सारे पासेस हैं। 63rd देखिए, पहला कथन है मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेख है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा संचालित किया गया था। सेकेंड है 2011 के 96वें संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया का नाम बदला गया और ओडिया कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों करेक्ट हैं। 64th क्वेश्चन देखिए, पहला हृदयनाथ कुंजरू ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा बताया था। सेकेंड है आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। सेकेंड है आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 65th क्वेश्चन में पहला सर्वप्रथम 1922 में सिविल सेवा परीक्षा लंदन और इलाहाबाद में एक साथ आयोजित की गई थी। सेकेंड 1926 में ली कमीशन के सुझाव पर पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदला गया और संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है। सेकंड है प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत होगी। थर्ड है सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। फोर्थ है एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। और फिफ्थ है ग्राम पंचायत को अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 67 क्वेश्चन, पहला ग्राम सभा की आम बैठकें वर्ष में 2 बार आयोजित होती हैं। सेकंड, एक ग्राम सभा में केवल एक ग्राम पंचायत होगी। थर्ड, पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान या उप प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। और फोर्थ है मेयर और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट। अब इस प्रश्न में देखिए, पहला कथन है 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ। सेकेंड है 1833 का चार्टर अधिनियम आया जिसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों करेक्ट हैं। 69 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना पहला आर्टिकल 58, इसके अनुसार राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है नीलम संजीव रेड्डी भारत में सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। थर्ड क्या है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करती है जिसे दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड गलत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहला क्यों गलत कर दिया, क्योंकि विधान परिषद के सदस्य तो नहीं भाग लेते निर्वाचन में। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 54 के अनुसार है, 58 नहीं है, तो आर्टिकल भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, पहला अनुच्छेद 371 झा के अंतर्गत गोवा राज्य को विशेष उपबंध दिए गए हैं। सेकेंड है आर्टिकल 371 जिसको ओ बोल रहे हैं, इसमें कर्नाटक राज्य के संबंध में है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला देखिए, 12वां संविधान संशोधन आया 1962 में जिसके अंतर्गत गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। सेकंड है कि 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में, इसमें राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। फिर 1975 के 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अगर कोई विवाद होगा तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इसका और ऑप्शन डी में से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी गलत कथन नहीं है, सारे सही हैं। तो इस ऑप्शन सी में ये भी जान लीजिए, अगर ये अधिकार क्षेत्र न्यायालय से बाहर है तो ये किसके द्वारा होगा, तो इन सबका निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। 72nd क्वेश्चन देखिए, पहला 44वां संशोधन अधिनियम आया 1978 में। इसके तहत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनके द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। सेकेंड जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 का, इसमें मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति की बाध्यता दी गई है। और थर्ड 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1990 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति जो है इस आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय प्रणाली का प्रावधान भी किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है।
73rd क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला है यूएसए के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनके जो जज को हटाने का प्रावधान है वो दिया गया है। कनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ऐसा है। आयरलैंड के संविधान से आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण ये लिए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 74th क्वेश्चन देखिए, पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, सेकंड भारत के महान्यायवादी विधि और न्याय मंत्रालय, थर्ड है वस्तु और सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय, फोर्थ है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इनमें से कौन सा करेक्ट है? राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट है। 75th क्वेश्चन देखिए, कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, संसद सदस्य लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। सही दिए गए सारे के सारे, ऑप्शन डी करेक्ट है। 76 देखिए, पहला विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। सेकंड, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के उपसभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। थर्ड, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। फोर्थ, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। सभी सही दिए गए, ऑप्शन डी करेक्ट है। 77th में दल का नाम और उनके संस्थापक दिए गए हैं। बीएसपी के काशीराम, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके पूर्णो एगिटोक संगमा। फोर्थ है नेशनल पीपल्स पार्टी, मानवेंद्र नाथ रॉय। राइट आंसर होगा ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तीसरा और चौथा गलत होगा, क्योंकि आप इनमें याद रखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी 26 दिसंबर 1925, ये मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा, नेशनल पीपल्स पार्टी पूर्णो एगिटोक संगमा के द्वारा, बाकी करेक्ट है। 78 में देखिए, आर्टिकल देखिए पहले। 79A में वस्तु और सेवा कर परिषद है। 62 63 में अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। आर्टिकल 124C इसमें संसद को कानून बनाने की शक्ति, और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट है। 79th क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ यूपी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान चेन्नई तमिलनाडु, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, चौथा और पांचवा गलत है, क्योंकि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है मैसूर कर्नाटक में, और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुने। पहला, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर को फर्स्ट प्लेस दिया गया है। सेकंड, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जापान को दूसरा प्लेस, और इसमें इंडिया का 80वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। 81st क्वेश्चन केंद्रीय बजट के बारे में है। पहला, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। फिर है सेकंड, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। 82nd क्वेश्चन में गलत विकल्प देखना है। बजट के अनुसार बताया गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन के मामले में यूपी फर्स्ट प्लेस पे है, और उत्तर प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन की कुल संख्या के मामले में यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत यूपी फर्स्ट प्लेस पे है, या फिर इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो सारे सही स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कोई भी गलत नहीं। यूपी बजट के अनुसार सही विकल्प चुनना। पहला, राजकोषीय घाटा यूपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.84% था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से याद कीजिए। फिर सेकंड है, राज्य का स्वयं का कर राजस्व यूपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.8% था। फिर है, कुल उधार और अन्य दायित्व यूपी के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.1% था, और राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.0% था। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट है। 84th क्वेश्चन देखिए, 7वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला, यूपी में एक भी पहाड़ी जिला मौजूद नहीं है, एक आदिवासी जिला है।
सेकंड है यूपी में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का जो विस्तार है वो है 13,096 वर्ग किलोमीटर। थर्ड है उत्तर प्रदेश में 51 जिलों में अति सघन वन मौजूद नहीं है। फोर्थ है राज्य के 4 जिलों में वन आवरण की दृष्टि से मध्यम सघन वन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट हैं। 85 देखिए, पहला वन आवरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में दर्ज की गई। सेकंड है झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा जिले में है। थर्ड है सबसे कम खुले वनों वाला जिला भदोही है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी राइट है। 86 क्वेश्चन देखते हैं नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी 2023 के संबंध में। पहला, भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब भारत चीन और अमेरिका के बाद है। सेकंड है वैश्विक स्तर पर भारत नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में चौथे प्लेस पर है और विश्व स्तर पर भारत सौर ऊर्जा की क्षमता में चौथे प्लेस पर है। फिर बात की जाए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता के स्थान से, तो राजस्थान फर्स्ट प्लेस पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट है। 87 क्वेश्चन देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। पहला, कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट प्लेस पर है। प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक के मामले में जम्मू कश्मीर देश में पहले स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 88 क्वेश्चन देखिए, पहला, राज्यों की दृष्टि से भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड है भारत में अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले प्लेस पर है। क्वार्ट्ज के प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट है और निकल के प्रोडक्शन में इसमें रिजर्व की बात की जा रही, प्रोडक्शन ही भंडार, ओडिशा फर्स्ट प्लेस पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 89 क्वेश्चन, पहला, भारत में तंबाकू उत्पादन में गुजरात फर्स्ट प्लेस पर है। कदन के उत्पादन में इसमें कौन आ जाएगा, कदन मतलब मिलेट्स, कर्नाटक फर्स्ट प्लेस पर है। रागी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कर्नाटक है और जूट और मेस्ता में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी सारे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार 1970 के दशक में भारतीय रुपए का 57% का तीव्र अवमूल्यन देखा गया था, डी वैल्यूएशन देखा गया। सेकंड है आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार 1950 से 1980 की अवधि को आयात प्रतिस्थापन, निर्यात सब्सिडी और प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग पर कड़े प्रतिबंधों की विशेषता दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 91 क्वेश्चन, सही विकल्प चुनना। पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार यूपी भारत का 9th सबसे स्वच्छ राज्य है और हाल ही में जारी SOIC.in की रिपोर्ट के मुताबिक देश की GDP में 9.2% हिस्सेदारी के साथ यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 92 क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। पहला, यूपी 2022 में लगातार वर्ष ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से मामलों को निपटान और प्रविष्टि की सबसे अधिक संख्या के लिए शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है। बी है यूपी देश के पहले अमृत सरोवर का घर बन गया है जिसका उद्घाटन रामपुर जिले में किया गया है। सी है जेवर में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरा होने पर यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश बन जाएगा। डी है इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सर्वाधिक सजा देने के मामले में यूपी किस नंबर पर है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस होगा। ऑप्शन डी कोई नहीं। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड, एथेनॉल के प्रोडक्शन और आपूर्ति में यूपी फर्स्ट प्लेस पर है। थर्ड है गन्ना और चीनी के प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट प्लेस पर है। और फोर्थ है घरेलू पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से यूपी वर्ष 2022 में सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 95 क्वेश्चन है, पहला, सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर 4 जिलों की बात करें तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और बहराइच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 96 क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट 2024-25 में संबंध में सही विकल्प चुनना है। योजनाएं हैं और उनका आवंटन है। सबसे पहले देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 5,060 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 97 क्वेश्चन देखिए, यूपी बजट 2024-25 के अनुसार सही विकल्प चुनना है। पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए,
पुलिस विभाग के लिए 39,516 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 25,409 करोड़ रुपए और प्राथमिक शिक्षा के लिए 76,035 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। यूपी बजट 2024-25 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन में यूपी फर्स्ट प्लेस पर है। सेकंड है प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्रियान्वयन में यूपी फर्स्ट प्लेस पर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट। 99वां क्वेश्चन देखिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इनके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल, जिनेवा, संघाई और हेग दिए गए हैं, इनसे मैच करेंगे। सबसे पहले देखिए जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये 1947 में इस्टेब्लिश हुआ और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में बना, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में हेग नीदरलैंड और न्यू डेवलपमेंट बैंक है संघाई चीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखिए, पहला चिदम्बरम सुब्रमण्यम को हरित क्रांति के राजनैतिक जनक के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था और इसका मुख्य कार्य 5 वर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना था। थर्ड है 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है किसी पिंड की गति को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक है और इसे अभिकेंद्रीय बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेकंड है यदि कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग मोमेंटम कहते हैं। थर्ड है वह तापमान जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है संक्रमण तापमान कहलाता है, जो प्रत्येक पदार्थ के अनुसार अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर संवेग दिया गया, जबकि ये परिभाषा किसकी है, आवेग की है। किसकी है, आवेग, ना कि मोमेंटम की। तो आवेग को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। अल्टीमीटर का उपयोग समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। फिर है पायरेलियोमीटर, इसका उपयोग करते हैं सूर्य से सीधे आने वाली सौर विकिरण को मापने के लिए। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए थर्मोस्टेट नामक उपकरण का प्रयोग होता है और वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है उसे पोटोमीटर कहते हैं। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, वो होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पौधों में जो ट्रांसपिरेशन रेट है इसको मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग करते हैं ना, थर्मोस्टेट का नहीं करते। तो थर्मोस्टेट का उपयोग किस में होगा, वह उपकरण होता है जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन एक सामान्य स्वस्थ मानव आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। सेकेंड है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का प्रयोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। थर्ड है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है प्लम पुडिंग मॉडल किसी परमाणु के लिए जो है वो जेम्स चैडविक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। सेकंड है विद्युत जनित फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। फिर वायुयान तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा इसमें से गलत होगा या कौन सा सही है, माफ़ कीजिएगा, पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने, ना कि चैडविक ने। 105 क्वेश्चन है, पहला कथन किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सेकेंड है गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से किसी वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो स्थिर रहता है, और गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के अगर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा तो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण में जब परिवर्तन होगा तो उससे वस्तु के भार में जरूर परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल पर होते हैं। सेकेंड है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। थर्ड है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, वो क्यों है वो समझिए। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो ये जो बैंगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ठीक है। और लाल रंग की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कुछ पदार्थ हैं उनका उपयोग बताना है, जैसे कि सल्फर आयोडाइड है, ये अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव या घटक होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। फिर है नियोप्रीन, ये संश्लेषित रबर बनाने में प्रयुक्त होता है, सही है। जल में नाइट्रेट की अधिकता या सांद्रता या मात्रा के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सही है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में प्रयुक्त रसायन था, राइट आंसर है। तो इसमें करेक्ट आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अब 108 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, जल विद्युत बांध गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेकंड, ये जो भाप इंजन है, स्टीम इंजन है, ये मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकंड, जो पवन चक्कियाँ हैं ये पवन ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये हीट या थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो स्टीम इंजन है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ऊष्म ऊर्जा को, ठीक है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, भाप इंजन ऊष्म ऊर्जा को मतलब हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है। फोर्थ में क्या है, ये जो विद्युत जनरेटर है ये यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए ये गलत है। बाकी ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला, बुलेट प्रूफ खिड़कियों के निर्माण के लिए पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग करते हैं। सेकंड है कच्चा लोहा, लोहा का शुद्धतम रूप है, ऑक्सीकरण के कारण ही लोहे में जंग लगती है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। थर्ड है लौह अयस्क के रासायनिक अपचयन में पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क को कच्चा लोहा में अपचयित करने से इस प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। रिडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए केवल करेक्ट है, मतलब कि ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, देखिए लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, इसमें लोहे में जंग लगती है और उसका फिर वजन बढ़ता है, और जो अपचयन से कच्चा लोहा प्राप्त होगा, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे, बाकी सही है। 110 क्वेश्चन है, सारे कथन देखिए। पहला, सामान्यतः पदार्थ की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। सेकंड है, सिन गैस में प्राथमिक घटक के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। थर्ड है, फूल्स गोल्ड मूर्खों के सोने को तकनीकी रूप से पायराइट या फिर आयरन सल्फाइड के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि सिन गैस में प्राथमिक घटक के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। सेकंड है, जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। थर्ड है, सोना सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, मैलिएबल मेटल बोलते हैं, जो कि काफ़ी मैलिएबल और डक्टाइल बोला जा रहा है, मतलब काफ़ी खींच सकता है, ठीक है, तभी इसको तन्य बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 112 क्वेश्चन है, पहला, ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे की तुलना में नरम होता है। सेकंड है, लाल फास्फोरस एंटीमनी सल्फाइड ग्लास पाउडर और गोंद का मिश्रण निरापद दिया सलाई या बॉक्स की रगड़ने वाली सतह पर बनाया जाता है।
थर्ड है अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैसें हैं। कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, पोटेशियम पौधों में कोशिका तीक्ष्णता, धनायन आयन संतुलन, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया आदि को बनाए रखता है। सेकंड है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को एटीपी के उत्पादन के साथ रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। थर्ड है आर्सेनिक 74 का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए करते हैं। फोर्थ है ट्यूमर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है सोडियम 24। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लड में जो थक्का जमता है, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके लिए सोडियम 24 का यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए, जबकि ट्यूमर को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है आर्सेनिक 74 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पहला एवीकल्चर, ये पक्षी पालन से रिलेटेड है। पोमोलॉजी, फलों की कृषि से। ओलेरीकल्चर, ये वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि है। फोर्थ है अर्बोरीकल्चर, सब्जियों की कृषि है। इसमें फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट है खाली, बाकी थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है वो भी देखिए। ओलेरीकल्चर, इसमें सब्जियों की कृषि होती है, और अर्बोरीकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है इस बार। एस्पिरिन का उपयोग क्यों करते हैं? घावों और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जा रहा है। सेकंड है आइडोफॉर्म का यूज सूजन रोधी तथा रक्त पतला करने वाली दवा के रूप में, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्लड थिनर के रूप में। फिर है सॉल्मोनेला टाइफी, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण टाइफॉइड फीवर आता है। और फोर्थ है ब्रायोफाइट्स, ये एक तरह के प्लांट होते हैं जो मृदा में उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं, लेकिन उनका लैंगिक प्रजनन पानी पर निर्भर करता है, मतलब जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वाटर पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं। तो ये इनकरेक्ट क्यों है ये भी देख लीजिए। एस्पिरिन का उपयोग क्यों करेंगे? इसका यूज़ किया जाता है, ये जो मतलब सूजन रोधी या रक्त पतला करने, ब्लड थिनर की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आइडोफॉर्म है इसका एंटीसेप्टिक के रूप में, घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो ये दोनों इनकरेक्ट थे, बस यही ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों गलत थे, बाकी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, लाल केंचुओं की सहायता से खाद बनाने की जो विधि है वो कृमि कंपोस्टिंग कहलाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। सेकंड है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पर्णवृंत या पैटियोल कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। थर्ड है फलीदार या दलहनी पौधों में जड़ की गांठ का निर्माण शर्करा स्थानांतरण और पराग अंकुरण बोरान पर निर्भर करता है। फोर्थ है मेलाटोनिन, एक हार्मोन है जो नींद और जागने को नियंत्रित करता है, यह केवल रात में ही रिलीज होता है और इसलिए इसे नाइट हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तरफ फ्ली हैं, मतलब कुछ फ्लाइज हैं, कैरियर फ्लाई हैं, जिनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हो रही हैं उनके बारे में बताना है। जैसे सीसी फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, सैंड फ्लाई है और रेड फ्ली है। इनमें बताना है इनसे कौन सी डिजीज़ होती, मैच करेंगे। तो सीसी फ्लाई से होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और जो हाउस फ्लाई जिसे घरेलू मक्खी बोलते हैं, इसकी वजह से टाइफॉइड, डायरिया, ये सारी डिजीज़ होती हैं। सैंड फ्लाई से क्या होता है? कालाजार होता है। रेड फ्ली से होता है ब्यूबोनिक प्लेग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ विटामिन्स दी गई हैं और उनसे रिलेटेड जो उनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है उनको देखना है, और उनके साइंटिफिक नेम भी हैं। जैसे विटामिन B6 है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से रक्त क्षीणता अर्थात अनीमिया होती है। सेकंड है विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, इससे चर्म रोग होता है। थर्ड है विटामिन B3, इससे पेलाग्रा होता है और इसको नियासिन या निकोटीनिक एसिड बोलते हैं। फोर्थ है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होता है, जबकि बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, जिसे थाइमिन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने वाला यूपी फर्स्ट राज्य बन गया है। सेकंड, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जल जीवन मिशन है, इसके तहत हर घर तक पानी का पहुंचाने के लिए जो इस मामले में देखा जाए तो यूपी बरेली जिला जो है, यूपी का बरेली जिला फर्स्ट प्लेस पर है। थर्ड है हाल ही में PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के लाभार्थियों को कुल 9,790 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है।
क्योंकि यहाँ पर यूपी का जो बुलंदशहर जिला है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन में बरेली तीसरे प्लेस पर है। अगला प्रश्न देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हाल ही में अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन ब्लैक जीरोफ शुरू किया है। सेकंड है, हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना के 91st जो स्थापना दिवस है, इस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो, फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया है। थर्ड है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा वृद्धावस्था देखभाल और पुनर्वास केंद्र नेशनल एजिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने हाल ही में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया है। सेकंड है, यूपी सरकार ने हाल ही में हलाल प्रमाणीकरण वाले खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। थर्ड है, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने हाल ही में ग्रेटर अलीगढ़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनारस की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगरा विकास प्राधिकरण नहीं होगा, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं अतुल वत्स। 122nd क्वेश्चन है, पहला है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। सेकंड है, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में आगरा में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। थर्ड, यूपी के बलिया जिले में एक अभियान के तहत हाल ही में 10 साल की छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट केवल गलत है, पहला दूसरा सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये जो वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया वो बलिया जिले की नहीं, गोंडा जिले की है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सड़क बुनियादी ढांचे, पुल, बिजली और मेला मैदानों के विस्तार और प्रबंधन से संबंधित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। सेकंड है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग की ज्ञानेश्वर लैब में हाल ही में एक स्वचालित डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई है। थर्ड है, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल की स्थापना की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्राणी शास्त्र विभाग है इसकी ज्ञानेश्वर लैब में हाल ही में 140 डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन स्थापित की गई है। अगले प्रश्न में देखिए कौन सा कथन सही है। पहला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक बार्सिलोना, स्पेन में किया जाएगा। सेकेंड है, फिलीपींस हाल ही में कार्यस्थल में हिंसा और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। थर्ड है, जयसिंथा कल्याण ने हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पहला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के मध्य में छिपे दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप के अस्तित्व की खोज की है। सेकेंड है, हाल ही में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग के सहयोग से भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 126 क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनके निधन माह के अनुसार कालानुक्रम में लगाना है। उस्ताद राशिद खान है, कवि और पीकी ब्लाइंडर्स अभिनेता बेंजामिन ज़ेफानिया हैं, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल PB आचार्य हैं और कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर के होयसला हैं। इसका राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले इसमें नागालैंड के पूर्व राज्यपाल PB आचार्य का निधन हुआ, उसके बाद कवि और जो पीकी ब्लाइंडर्स अभिनेता है बेंजामिन ज़ेफानिया का, उसके बाद उस्ताद राशिद खान का और सबसे लास्ट में निधन हुआ है कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर हैं के होयसला। 127 क्वेश्चन है, हाल ही में 10 फरवरी को वैश्विक समुदाय विश्व दलहन दिवस मनाया गया है और विश्व दलहन दिवस की 2024 की थीम क्या है पूछी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, देख करके बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग, पल्सेस, नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में सही कथन चुनना है। पहला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने की योजना का खुलासा किया है। सेकेंड, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है।
थर्ड है, हाल ही में एमपी सरकार के बच्चों के लिए बैगलेस स्कूल पहल को शुरू किया गया है। और फोर्थ है, भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ने हाल ही में यात्रियों द्वारा बुक किए प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी की सुविधा के लिए स्विगी के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिमालयन बास्केट जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। 129 क्वेश्चन है, पहला है, कथन हाल ही में भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 जीती है। सेकंड, हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस विस्तारित रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए 19,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। थर्ड, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय में सनम लुआंग के रॉयल ग्राउंड में ले जाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट राइट होंगे। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र विषय पर 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। सेकंड है, पाकिस्तान में दो बड़े राजनीतिक समूहों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में सत्ता साझा करने का फैसला किया है। थर्ड है, इंट्यूटिव मशीन के नेतृत्व में ओडिसियस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करके यह उपलब्धि हासिल की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट राइट। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। पहला, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले में OPAL पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात अब भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, RR राय विजयन ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भर्ती में स्टॉक और पिन शोरूम को शामिल करने के उद्देश्य से तमिलनाडु पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु नहीं केरल पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड का उद्घाटन किया गया, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केरो इंजीनियरिंग एंड स्टडी सेंटर में एक नई डिजाइन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। सेकंड, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल आयुष्मान कार्ड धारकों में लगभग 55% महिलाएं हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को हाल ही में चांसलर पद पर नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारकों की जो संख्या दी गई है वो हो जाएगी 49%। ओके, अगला प्रश्न देखिए, पहला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में केंद्रीय परिषद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार अधिनियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सेकंड है, चावल पर नियंत्रण के लिए सरकार ने हाल ही में FCI चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने की योजना बनाई है। थर्ड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी PFC कंसल्टिंग द्वारा हाल ही में एक विशेष परिवहन वाहन परियोजना 3 निमराना सेकंड परियोजना स्थापित की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस अगले प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, दक्षिण भारत के कबीर तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का हाल ही में फ्रांस के सेर्गी में अनावरण किया गया है। सेकेंड है, आइसलैंड ने हाल ही में 14 घंटे के भीतर 800 भूकंपों के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। थर्ड स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू यात्रा शुरू की है। फोर्थ है, अफगानिस्तान ने हाल ही में भारत में अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 135वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर बने शिबू सोरेन सेतु प्रस्तावित किया गया है, इस पुल का उद्घाटन किया है। सेकंड है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में मुंबई के 166 साल पुराने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है। थर्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर हाल ही में रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम द्वारा दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में स्थापित किया गया है। फोर्थ, स्वीडिश रक्षा फर्म साब हाल ही में भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
136 क्वेश्चन देखिए, पहला डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया के ग्रीनलैंड क्षेत्र में समुद्र के तापमान में 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण पिछले 20,000 वर्षों में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट आई है। सेकंड, हाल ही में बेल्जियम स्थित यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिकों ने विलुप्त महाद्वीप आर्गोलैंड की खोज की है। थर्ड, भारतीय शिक्षा संस्थान मद्रास पूर्वी अफ्रीका तंजानिया के एक द्वीप जांजीबार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला संस्थान बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और पहला कथन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र 2 GWL डफरा और सौर फोटोवोल्टेइक स्वतंत्र पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। सेकंड है, भारत बॉटनिक्स ने हाल ही में गोंडल राजकोट गुजरात में अपनी पहली वुड पेस्ट कोल्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा खोलने की घोषणा की है। थर्ड है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी वाली प्रतिमा का अनावरण किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में पूरी तरह से विकलांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। सेकंड है, वेब पोर्टल अपना चंद्रयान हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में NCERT द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड है, इंदौर का महिला थाना हाल ही में ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा गलत है क्योंकि इंदौर का ये महिला थाना नहीं है, ये भोपाल का है, इसलिए इनकरेक्ट है। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन मंत्रियों ने मिलकर हाल ही में हरियाणा को 124 PMC स्कूल समर्पित किए हैं और स्कूल ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन निपुण भी लॉन्च किया है? सी धर्मेंद्र प्रधान, सी मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय, कौन से इसमें शामिल हैं? तो इसमें सी धर्मेंद्र प्रधान है और सी मनोहर लाल खट्टर होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। 140वां प्रश्न है, पहला लद्दाख का सीबक थॉर्न फल हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला लद्दाख का चौथा उत्पाद बन गया है। सेकंड है, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में चिकनगुनिया बीमारी के पहले टीके इक्सचिक को मंजूरी दे दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट राइट। 141 क्वेश्चन है, पहला, त्रिपुरा हाल ही में कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का चौथा स्टेट है। सेकंड है, सरकार ने हाल ही में पंजाब राज्य में अगले साल से धान की किस्म पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। थर्ड है, MP सरकार ने हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 142 क्वेश्चन है, पहला, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु जनजाति विश्वविद्यालय का नाम तमिलनाडु में स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी समक्का सरक्का के नाम पर रखा है। सेकंड है, महारत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने हाल ही में सुगम REC नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। थर्ड है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्यिक और कला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये जो जनजातीय आदिवासी समूह है तमिलनाडु का नहीं तेलंगाना का है। 143 क्वेश्चन है, पहला कथन है, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला समर्पित OPD बाह्य रोगी विभाग का उद्घाटन हाल ही में चेन्नई के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया गया है। सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की पहली बरसी पर 4 किलो सोना और 6,400 हीरो से जड़ा 192 करोड़ रुपए का सिक्का जारी किया है। थर्ड है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है क्योंकि ये जो उद्घाटन किया गया है हॉस्पिटल का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये चेन्नई में नहीं नई दिल्ली में हुआ है। 144 क्वेश्चन है, पहला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी राज्यों को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री शुरू करने के लिए सूचित किया है। सेकंड है, भारतीय उद्योग परिसंघ केरल ने हाल ही में कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी की है। थर्ड है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में सभी NCERT पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग करने की सिफारिश की है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 145 क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और पूर्वानुमानों पर डेटा के लिए एक डैशबोर्ड everreadyindia.org लॉन्च किया है। सेकेंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी की गई है। थर्ड है हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में चरविथा मिडोज समुदाय के गेटेड विला में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, ना कि 8%। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला, अश्विन प्रभु द्वारा लिखित पुस्तक स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम का हाल ही में अनावरण किया गया है। सेकंड है, पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में महास्वप्निकुडु नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। थर्ड है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर हाल ही में लॉन्च हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग और ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण। 147 क्वेश्चन है, हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस की 2024 की क्या थीम है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है। इसका राइट आंसर मैं बताऊंगी, वो हो जाएगा एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। पहला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट लॉन्च किए हैं। सेकेंड है, इसरो ने हाल ही में PSLV C58 मिशन के दौरान पोएम 3 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर 100W पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पावर सिस्टम का परीक्षण किया है। और थर्ड है, कजाकिस्तान ने हाल ही में संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के लिए हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ये दिया गया है कि कजाकिस्तान, और ये गलत हो जाएगा किर्गिस्तान। 149 क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संबंधित सही विकल्प चुने। पहला, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। सेकंड है, ब्रिक्स समूह में 6 अतिरिक्त देशों को निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया गया है। थर्ड है, 6 नए देशों में पश्चिम एशिया से इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से मिस्र तथा इथियोपिया और लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि नए देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से मिस्र, इथियोपिया, लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर गलत क्या हो गया, इराक नहीं ईरान होगा। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिव्य कुमार द्वारा गाया गया मैडी नाम से एक नया गरबा गीत जारी किया है। सेकंड है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी का अक्टूबर में निधन हो गया है। थर्ड है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने हाल ही में जकार्ता के हलीम स्टेशन पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे वूश का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर देखेंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इस सेट के। अब तक हम लोग आज 17 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के सेट भी डेली रात को 9 बजे आप देख सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट जो है इसमें आपकी सारी क्लासेस ऐड कर दी गई हैं। जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है रिप्लाई, पर मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, आपके कन्फ्यूज़न दूर करूँ, या जो भी कोई करेक्शन है वो भी मैं आपको बता सकूँ। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जो भी डाउट है आप भेजते रहिए। मैं कमेंट के जरिए से तो एक्सप्लेन करूँगी ही, इसके अलावा एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें जो भी कन्फ्यूज़न है एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलूंगी। आपको क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलेंगे। पेड कोर्स के लिए आप जो नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको SCS का ऐप डाउनलोड करना है, और जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं ज्ञान सुख कूपन कोड अप्लाई करके आप कभी 20% का, कभी 30, कभी 50%, जो भी डिस्काउंट चल रहा है उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसी क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।